Assalamu alaikum ji. Today we will study the Jew of Malta as a moral tragedy. What moral code does the play advocate? Historical context इसका ये है simply कि conventional morality जो है that is not truly followed both by the people and by the religious representatives. Nobody is truly following that religious code, that religious morality. तो जब ये कहा जाता है कि रेनेसांस मोरालिटी बेटर है कन्वेंशनल मोरालिटी से, तो इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि जो ट्रू आइडियल्स हैं क्रिश्चियनिटी के कि उनसे बेटर है. एक्चुअल में जो ट्रू आइडियल्स क्रिश्चियनिटी के थे वो प्रैक्टिकली वहां पे प्रैक्टिस नहीं किए जा रहे थे. And Renaissance morality is actually a revolt against the hypocritical behavior of society as a whole. In simple words. तो ह्यूमनिस्ट प्रोटेस्ट एक्चुअल में क्या है? ह्यूमनिस्ट प्रोटेस्ट ये है कि as we have studied that humanism supports individual liberty. अब इंडिविजुअलिज्म और जो कन्वेंशनल मोरालिटी जो है वो एज अ होल, बिकॉज एज इट इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो वो बाय हुक और बाय क्रुक लोगों को मजबूर किया जाता था कि वो एक सो कॉल्ड जो एक ऑर्थोडॉक्स मोरालिटी है उसको फॉलो किया जाए, बट इट वाज नॉट ट्रूली बीइंग फॉलोड. Everybody was taking advantage of others, especially the religious representatives. वहाँ पे वो क्या करते हैं, जैसा कि आप लोग पढ़ चुके हैं A Prologue to Canterbury Tales, उसमें जिस तरह से जेफरी चौसर ने रिप्रेजेंट किया है चर्च के रिप्रेजेंटेटिव्स को, इंक्लूडिंग पार्डनर and nuns, they are all hypocritical. They do not truly personify that the spirit of orthodoxical true morality. तो ह्यूमनिज्म एक्चुअली उस एक बिहेवियर के अगेंस्ट एक रिबेलियन है कि इंडिविजुअल को मजबूर ना किया जाए, बिकॉज दैट इज नॉट ट्रू मोरालिटी फॉर विच दे आर बीइंग फोर्स्ड टू. तो इस तरह से ये अब डेवलपमेंट हो रही है ह्यूमनिस्ट मोरालिटी की. द प्रिंस जो है ये सिर्फ एक स्टार्ट है, एक बिगिनिंग है, फर्स्ट बुक है. चूंकि देखें बोथ एंड से जब हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें इसको उसे खास कंटेक्स्ट के अंदर, तो उन सर्कमस्टांसेस में द प्रिंस फील्स बेटर देन दैट morality which is being performed, the religious morality, और वो टोटली हिपोक्रिटिकल है. और ऑन द अदर हैंड द प्रिंस जो है ये एक बोल्ड अटेम्प्ट है, एक इंडिविजुअल को आजाद कर रही है उन चेन्स से जो कि सिर्फ इंडिविजुअल्स के लिए डिस्ट्रक्टिव हैं कंप्लीटली, जैसा कि बैराबस को हमने देखा है, वो उसके साथ ज्यादती की गई है. और फिर
फ्रायर्स को देखा है हमने, दे आर ग्रीडी, एवरीवन इज ग्रीडी इन दैट कन्वेंशनल मोरालिटी. So Barabbas, so the contrast which we have studied, the contrast is there is that on the one hand there is conventional morality performed, is at work. uh, the friars Farnese, uh, Bellamira and Pilia Burza, they all represent conventional morality, and on the other hand Barabbas represents Machiavellian morality, means individualist morality, humanist morality. जब इस कंटेक्स्ट में देखते हैं तो वी कैन सी दैट दैट मोरालिटी इज बेटर ह्यूमनिस्ट. और अब ह्यूमनिज्म जो है ये अब अपने अभी एम्ब्रियोनिक स्टेट में है. एम्ब्रियोनिक स्टेट मतलब अपनी बिगिनिंग स्टेट में है. ह्यूमनिस्ट स्पिरिट जो अभी हम 21st सेंचुरी में देखते हैं, ये उसी से डेवलप हो गए आज के इस टाइम में. वही ह्यूमनिज्म विद इट्स एवोल्यूशन हैज इम्प्रूव्ड this democratical system of governments in this new modern world. ये एक प्रोडक्ट है बेसिकली ह्यूमनिस्ट स्पिरिट का ही, और ह्यूमनिज्म ही बेसिकली एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है रेनेसांस पीरियड की. और ये ह्यूमनिज्म बेसिकली एक रिएक्शन है उस कन्वेंशनल सो कॉल्ड हिपोक्रेटिकल मोरालिटी का, वो जो ऑर्थोडॉक्सिकल मोरालिटी थी. तो यही ह्यूमनिज्म लेटर डेवलप हुआ इस मैकियावेली के बाद. जॉन लॉक एक इम्पॉर्टेंट फिलोसफर है, ह्यूमनिज्म को एक प्रॉपर शेप देने वाला और डेमोक्रेसी को एडवोकेट करने वाला. और उसके बाद J.S. मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल ने फर्दर इसको ऑन लिबर्टी, उसने एक बुक लिखी है, उसमें फर्दर उसको एक्सपेंड किया और कुछ उसको एक्सप्लेन करने की और बेटर करने की कोशिश की है. और इसको फर्दर 20th सेंचुरी में बर्ट्रैंड रसल ने पॉलिश किया. तो in this context, humanism or Machiavellian morality which Barabbas is practicing, वो अभी अपने सिर्फ एक इनिशियल स्टेट में है. और it is a bold contrast against that conventional morality. So this was a brief background. In this background, we will see the play The Jew of Malta as a moral tragedy. So इस particular point of view से मार्लो की यही contribution थी. He broke away from medieval drama. Medieval drama यहाँ पे किस point of view से कि जो medieval morality वहाँ पे mystery and morality plays के अंदर जो प्रेपोगेट की जा रही थी, और वो उसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ चर्च की अथॉरिटी को मेंटेन रखना था. देयर वाज नो अदर कंस्ट्रक्टिव पर्पस. और वो जो एक मिडिवल और कन्वेंशनल ड्रामा है, वो एक सोसाइटी की कंस्ट्रक्शन में कोई प्रॉपर रोल परफॉर्म नहीं कर रहा था, जो कि एक आर्ट का एज अ होल और स्पेशली ट्रेजेडी का जो पर्पस है टू टीच एंड एंटरटेन. एंटरटेनमेंट का भी पर्पस असल में टीच ही है, बिकॉज लोग एंटरटेनमेंट के थ्रू ही सीखते हैं. 99% लोग ड्रामा देखते हैं, फिलॉसफी सिर्फ 1% लोग देखते हैं. अगर अभी को देखा जाए, अभी हमारे टाइम में 99% लोग हमारे तो ड्रामे मूवीज ही देखते हैं. और अगर ड्रामे मूवीज के थ्रू, आई मीन एंटरटेनमेंट के थ्रू कोई कंस्ट्रक्टिव लेसन दिया जाए, तो दैट इज लाइकली टू स्प्रेड फास्ट एज कंपेयर टू बोरिंग subjects like philosophy and history, because nobody likes to read history or philosophy. Anyway, so मार्लो ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया है, नई इनोवेशंस लेके आया है. वो उनमें से एक वो थी रेबेलियन अगेंस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी, और इट गॉट रिस्पेक्ट. द प्ले द जू ऑफ माल्टा जब ये पब्लिश हुआ और जब ये परफॉर्म हुआ, तो इसने सारे रिकॉर्ड्स प्रीवियस तोड़ दिए थे उस टाइम,
सबसे ज्यादा उस 1-2 सालों में सबसे ज्यादा परफॉर्म होने वाला प्ले जू ऑफ माल्टा ही था। उसकी वजह क्या थी? बिकॉज इट ब्रॉट समथिंग न्यू। So although it's a combination of several kinds of drama, like it has a spirit of revenge tragedy, cynical tragedy. It can also be categorized as a farce, low kind of comedy. बट उन सब के अंदर बेसिक लेसन जो है वो मॉरल लेसन ही है। हम किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखें तो, किसी भी जॉनरा के हवाले से उसको जब एनालिसिस करते हैं। So now we will begin the analysis from that point of view. तो जब एट डेप्थ इस प्ले को देखा जाए तो देर इज वैरायटी ऑफ कंसेप्शन। वैरायटी ऑफ कंसेप्शन मीन्स इट्स थॉट प्रोवोकिंग फ्रॉम मॉरल पॉइंट ऑफ व्यू। फॉर एग्जाम्पल ग्रीड फॉर वेल्थ है, इसकी रूट्स कहाँ पे है? मेकियावेली तो सिर्फ इंडिविजुअल लिबर्टी को सपोर्ट करता है, लेकिन ये ग्रीड फॉर वेल्थ जो है ये तो मेकियावेली ने इसको तो वो एडवोकेट नहीं किया। ये बेसिकली इट इज रूटेड इन कन्वेंशनल मोरालिटी। वी सी दैट प्रीस्ट्स वर ग्रीडी इन द प्रोलॉग ऑफ कैंटरबरी टेल्स। वहां पर पार्डनर क्या करता है? पार्डनर टेक्स मनी in order to sell the pardons so that the people will feel that they can now go to paradise instead of hell, as they have bought the pardon from the priest. तो priest वहां पे क्या है? He is greedy for wealth. तो ये जो greed for wealth है, it does not have roots in humanism. Instead it is rooted in conventional morality. सैवेज कॉमेडी ये इसी वजह से है। सैवेज कॉमेडी इसलिए बिकॉज एवरीबॉडी कमिट्स एनीथिंग इन ऑर्डर टू गेट एडवांटेज। और कॉमेडी किस हवाले से है? इसको अरिस्टोटलियन एनालिसिस जब किया जाता है तो अरिस्टोटल के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ट्रेजेडी है उसके अंदर जो प्रोटैगनिस्ट है, हीरो है, उसको नोबल फैमिली से होना चाहिए, नोबल बैकग्राउंड से होना चाहिए। ही शुड बी better than average person. But in this play, Barabbas is not better than average person. Instead, he is a lower person. Even all the characters are lower than average people, a standard morality. तो अरिस्टोटलियन डेफिनेशन ही है कॉमेडी की, जिसके अंदर वो कहता है कि कॉमेडी का जो हीरो है वो एक रास्कल होता है। रास्कल मीन जो कि एक आउटकास्ट है सोसाइटी के अंदर, जिसको रिस्पेक्ट नहीं मिलती, और रिस्पेक्ट उसी बंदे को नहीं मिलती जो कि नोटोरियस होता है सोसाइटी के अंदर। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू दिस प्ले कैन बी कैटेगराइज्ड फ्रॉम अरिस्टोटलियन पॉइंट ऑफ व्यू, इट कैन बी कैटेगराइज्ड एज अ सैवेज कॉमेडी। और कॉमेडी का पर्पस भी असल में ये होता है कि जो ट्रिवियल मिस्टेक्स हैं, जो एक ऑर्डिनरी मिस्टेक्स हैं, कॉमन मिस्टेक्स हैं लोगों की, उनको इस सेंस में प्रेजेंट किया जाता है स्टेज के अंदर कि लोगों को अपनी गलती रियलाइज हो लाफ्टर के थ्रू। मतलब वही जो एक कॉमन प्रैक्टिस है एक सोसाइटी के अंदर, लोगों की जो कॉमन एक्शंस हैं जिनको वो आम हालात में नोटिस नहीं करते, लेकिन उनको एक खास पॉइंट ऑफ व्यू से, पर्टिकुलर लाफेबल पॉइंट ऑफ व्यू से जब स्टेज पे देखते हैं तो वो रियलाइज करते हैं दैट दिस एक्शन, दैट हैबिट विच वी परफॉर्म इन आवर ऑर्डिनरी लाइफ, इट इज नॉट गुड। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से द जू ऑफ माल्टा इज अ सैवेज कॉमेडी। सैवेज कैसे? कि यहाँ पे हर कोई एक इंतहा की हद तक एक, दे आर नॉट एपिटमीज ऑफ ह्यूमन बीइंग और ऑफ ह्यूमैनिटी। वो एक इंसानियत से गिर गए हुए हैं सब। ठीक है, तो
मोरालिटी इन्वॉल्व्ड है यहाँ पे भी, इन डेप्थ एनालिसिस जब हम करते हैं इसका, तो बेसिकली क्रिस्टोफर मार्लो ironically, paradoxically, through these characters, he makes the audience realize the wrong actions of every character. इसको डिटेल से अभी हम आगे देखेंगे कि किस तरह से ऑडियंस को रियलाइज करवाया गया है। रिवेंज मोरालिटी बेसिकली क्या है, जब प्ले स्टार्ट होता है बिगिनिंग में, वो फील सिंपैथेटिक टुवर्ड्स बराबस। उसकी रीजन क्या है, बिकॉज बराबस की जो वेल्थ है वो अनलॉफुली वो कैप्चर कर ली गई है। इन द सीन वेयर फर्नीज टेक्स द वेल्थ ऑफ बराबस, वहां पे एक नाइट भी मौजूद है और उसके वो जो ऑर्डर्स हैं, फर्नीज के ऑर्डर जो हैं, जिसमें वो कहता है कि इसके घर पे भी कब्जा कर लें। उसके बाद नाइट बराबस को कहता है, इफ योर फर्स्ट कर्स फॉल्स हैवी ऑन द हेड, मतलब अगर जो ये तुम्हें बुरा लग रहा है या तुम्हें अपने आप के तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे साथ जुल्म हुआ है, एंड मेक दी पुअर, और तुम्हें गरीब करता है, इट इज नॉट आवर फॉल्ट। यहाँ पे नाइट कह रहा है कि ये हमारी गलती नहीं है, बट दाई इनहेरेंट सिन। इनहेरेंट सिन से हमें वहां पे उनकी हिपोक्रेसी नजर आ रही है। यहाँ पे वो उसको एन जू, यहूदी होने की वजह से उसे कह रहे हैं कि तुम एक सिनर हो, और ये तुम्हारे सिनर होने की वजह से ये सजा है, ये कर्ज तुम्हारे पे आई है तुम्हारी अपनी गलतियों की वजह से। और उसमें कहता है कि ये हमारी गलती नहीं है, हालांकि अगर न्यूट्रल ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये उन्हीं की गलती है, दे आर अनलॉफुली टेकिंग हिज वेल्थ। तो ये जस्टिफिकेशन बेसिकली जो नाइट की है ये हिपोक्रेटिकल है यहाँ पे। दैट इज वाई वी फील सिंपैथेटिक टुवर्ड्स बराबस, बिकॉज वी understand that the morality practiced by the knight is in fact a false morality. Audience judges. That is why audience and the readers feel sympathetic towards Barabbas. But later half the जो है प्ले का सडन चेंज है यहाँ पे। अच्छा, उसी को अभी अच्छा सिंपैथी जो है वहां पे बराबस, जब नाइट उसको कहता है ये कि इट इज नॉट आवर फॉल्ट बट दाई इनहेरेंट सिन, इसके जवाब में बराबस उसको कहता है व्हाट ब्रिंग यू स्क्रिप्चर टू कंफर्म योर रॉन्ग। स्क्रिप्चर से मुराद यहाँ पे बाइबल के जो उनका रिलीजियस स्क्रिप्चर है, कि तुम्हारी रॉन्ग्स, तुम्हारी जो गलतियां हैं उनको कंफर्म करने के लिए जो तुम्हारा जो स्क्रिप्चर है वो किस तरह से, हाउ कैन यू जस्टिफाई इट। दैट इज वाई वी फील सिंपैथी टुवर्ड्स बराबस। अब अचानक टर्न एक आया है लेटर हाफ जो है प्ले का, there is a strong disliking for Barabbas. We begin to dislike Barabbas. The mood changes when we hear his past. What past? The past which he discloses in front of Ithamor. जब वो इथामोर को कमांड्स देने लगता है तो अपने फर्स्ट इंट्रोडक्शन में वो बताता है कि मैं कभी डॉक्टर भी था और मैंने कितने लोगों को मारा। If you remember, he accepts his false actions during his past. और जब हमें ये पता चलता है डार्क एस्पेक्ट बराबस के पास्ट का, डिसलाइकिंग बिगिंस, और उसके बाद वो डिसलाइकिंग टुवर्ड्स द एंड वो डीप ही होती जाती है। यहाँ पे स्ट्रक्चरल सिग्निफिकेंस जो है एबीगेल की, लोडोविक की और मेथियस की, वो सिर्फ ये है कि जो बराबस के जो एक्शंस हैं उनको भी रिवील इस हवाले से किया जा रहा है कि वो इमोरल है। अगर लोडोविक और मेथियस का कैरेक्टर यहाँ पे है एबीगेल, दे आर इनोसेंट एंड दे आर मर्डर्ड बाय बराबस। तो स्ट्रक्चरल सिग्निफिकेंस सिर्फ इनकी मॉरल पॉइंट ऑफ व्यू से है, अगर हम इसको जब मॉरल ट्रेजेडी के हवाले से देखते हैं तो, कि वो गलत किया, बराबस को नहीं करना चाहिए था। ऑल्दो ही वांट्स टू टेक रिवेंज, और बिगिनिंग में ऑडियंस उसकी सपोर्ट में भी है,
कि सही है, बराबस को रिवेंज लेना चाहिए, बट देयर इज अ लिमिट, और उस लिमिट को जब बराबस भी क्रॉस करता है देन द ऑडियंस डज नॉट लाइक इट। तो ऑडियंस जज है एक राइट काइंड ऑफ मोरालिटी को ऑब्जर्व करने के लिए। ये एक अंडरलाइंग स्ट्रक्चर है इस ट्रेजेडी का, जू ऑफ माल्टा का। तो इंस्टेंट ऑफ विनिंग सिंपैथीज ही गेट्स हेट्रेड। बराबस की बात हो रही है। वेयर डज द मोरालिटी लाई? इन द कॉन्शियस ऑफ ऑडियंस। ऑडियंस के ज़मीर में। ऑडियंस या रीडर जब देखता है उसको तो वो जज करता है, जैसे कि बिगिनिंग में ऑडियंस ने जज किया है कि फरनीज ने गलत किया है, तो ऑडियंस उसके खिलाफ है, दे आर ऑन द साइड ऑफ बराबस। बट विद द कोर्स of the plot, audience again turns against Barabbas because their conscience, उनका ज़मीर उनको बताता है कि ये अब एक लिमिट क्रॉस कर रहा है। So this is a serious moral tragedy. It can be proved. तो Barabbas is a true child of Renaissance. ये किस तरह से है जी? True child of Renaissance ऐसे है कि he rebels against the so-called morality, और ये एक नेचुरल रिएक्शन है। जब एक कंटिन्यूसली सुप्रेस किया जाता है किसी भी, वो चाहे इंडिविजुअल हो या कम्युनिटी एज अ होल हो, तो एक लिमिट होती है, एक पॉइंट पे जाके वो बगावत करते हैं। तो बराबस ने भी यही किया है। वो जो कन्वेंशनल मोरालिटी है उनकी, तो उसको गलती से अनलॉफुली डिप्राइव किया गया उसको उसकी दौलत से, जो कि उसने कमाई है अपनी सारी जिंदगी की मेहनत से। तो रिवेंज जो वो लेता है, गेट्स हिज मनी बैक बाय पॉलिसी। ये जो पॉलिसी है उसकी, ये उस रेनेसांस स्पिरिट को रिफ्लेक्ट करती है। बेसिकली वो क्या स्पिरिट है? ह्यूमनिस्ट स्पिरिट है। ह्यूमनिज्म, एज आई हैव एक्सप्लेन्ड अर्लियर, ह्यूमनिज्म वाज इन इट्स एम्ब्रियोनिक स्टेट। The Machiavellian morality is basically the beginning of humanist movement, individualist movement. तो उसके जो रिएक्शंस हैं वो नेचुरल हैं। नेचुरल कैसे? एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन, और वो जो रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बट वो जो रिएक्शन है, चूंकि वो रिएक्शन उसका उसी हवाले से है, उसी प्रोपोर्शनल के हवाले से है, इट इज इक्वल इन द प्रोपोर्शन, दैट इज व्हाई अल्टीमेटली बराबस आल्सो मीट्स हिज डिस्ट्रक्शन। सो इट इज जस्टिफाइड फ्रॉम बोथ हैंड्स, दोनों तरफ से, बिकॉज इट कैन बी कंपेयर्ड टू अ टेल ऑफ टू सिटीज। रेवोल्यूशनरीज ने क्या किया है वहां पे, अ टेल ऑफ टू सिटीज के अंदर? रेवोल्यूशनरीज ने वही काम किया है जो उनके साथ सुप्रेसर्स सिंस द सेंचुरीज करते आ रहे थे। रेवोल्यूशनरीज ने भी जुल्म उनसे बल्कि ज्यादा किया है। दे हैव गिलोटिन्ड द रूलिंग क्लास। इतना जुल्म तो उन्होंने भी उनके साथ नहीं किया, लोअर वो जो सब्जेक्ट्स हैं उनके। तो डेफिनेटली जो रेबेलियन है, जो रिएक्शन है, वो उस एक्शन के मुताबिक ही होता है। That is why the destruction of Barabbas and his rebellion, his revenge, and the conventional morality जो है, वो दोनों हवालों से मोरालिटी को बेसिकली, ये जस्टिफिकेशन बेसिकली दोनों मोरालिटीज की जस्टिफिकेशन है यहाँ में। So we can conclude that Barabbas clearly represents Machiavellian code. Machiavellian code is basically a reaction which is directly proportional. तो ये बेसिकली इससे बराबस के रोल से ही हमें वो जो पर्टिकुलर आइडियल्स थे, पर्टिकुलर आइडियल्स से मुराद वही ऑर्थोडॉक्सिकल ट्रेडिशनल आइडियल्स जो कि सो कॉल्ड हिपोक्रेटिकल थे, उनको कंप्लीटली रियलाइज ही हम तब करते हैं बराबस के कैरेक्टर के थ्रू। बराबस के थ्रू हमें फर्नीज की हिपोक्रेसी का पता चलता है, बराबस के थ्रू हमें पिलिया बोर्स एंड बेलामीरा की मोरालिटी का पता चलता है, उसी के थ्रू हमें
प्रीस्ट्स की, फ्रायर्स की जो हिपोक्रेसी, ग्रीड फॉर वेल्थ है, वो हाईलाइट हो रहा है यहाँ। तो बेसिकली दैट morality is condemned in a sense by Christopher Marlowe in this play, The Jew of Malta. So that is why Barabbas is a martyr of Renaissance spirit. Basically अब यहाँ पे martyr Renaissance spirit का इसलिए है because वो जो पिछले 1000 साल से प्रैक्टिस की जा रही थी, एक जो अथॉरिटी थी चर्च की, और चर्च जो है वो मॉडिफाई करता था अपने लॉज को सिर्फ अपने पर्सनल गेन के लिए। ऑल्दो क्रिश्चियनिटी वाज फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, ह्यूमैनिटी एज अ होल, बट चर्च ने, वो जो एक रोमन कैथोलिक चर्च है, उसने उन ट्रू प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट नहीं किया, बल्कि चर्च ने क्रिश्चियनिटी को या क्रिश्चियन प्रिंसिपल्स को सिर्फ एक मीडियम के तौर पे इस्तेमाल किया है अपने फायदे के लिए, और वो कई दे आर टेकिंग द एडवांटेज फॉर सेवरल सेंचुरीज। तो रेनेसांस स्पिरिट जो है यहाँ पे वो एक उसी का रेनेसांस बिगिनिंग, मतलब जो एक मॉडर्न वर्ल्ड की जो अभी साइंटिफिक पीरियड जिसमें अब हम हैं, इसकी बिगिनिंग रेनेसांस पीरियड से ही हुई है, जो कि एक बेसिकली एक वो रिएक्शन था उसके अगेंस्ट एक कंटिन्यूस सुप्रेशन के। तो Barabbas, in that sense, Barabbas can be martyr of Renaissance spirit because it was the beginning of human liberty, human principles। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ह्यूमनिज्म का सेंटर बेसिकली इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जो उसको ठीक लगता है, चाहे वो मोरालिटी क्रिश्चियनिटी को फॉलो भी करे तो क्रिश्चियनिटी को भी वो फॉलो, या किसी भी रिलीजन को वो फॉलो अपनी मर्जी से अपने दिल से करेगा। जो उसको ठीक लगता है वो करेगा, जो उसको गलत लगता है वो उसको नहीं परफॉर्म करेगा। दैट इज द स्पिरिट ऑफ true spirit of humanism or humanist philosophy, which is developed later. So in that sense, Barabbas is a martyr. So we can conclude that it is a moral tragedy. Thank you.